जय श्री राम। दोस्तों, आज गोचर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो फलित में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यदि आपको ये जानना हो कि इस अवधि में अभी मुझे किस भाव के फल ज़्यादा मिलेंगे, तो इस नियम के बारे में बताया गया है जो मैं अभी आपसे साझा करने वाला हूँ। इसे द्विग्रह गोचर कहा जाता है। हो सकता है आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना भी हो, पढ़ा भी हो। लेकिन जिस तरह से आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या यूँ कहूँ जिस तरह की जानकारी एटलीस्ट मैंने पढ़ी है और जो मैंने सीखी है, उसमें बहुत फ़र्क है। तो मुझे लगा कि जो मैंने सीखा है वो भी आप लोगों के सामने रख दूँ, आप उसे भी लगाइए और देखिए कि कौन-सा ज़्यादा सटीक है, या यूँ कहूँ कि किस तरह इस नियम को और आप देख सकते हैं। तो अब विलंब नहीं करते हैं और आज के विषय को आरंभ करते हैं, जानते हैं द्विग्रह गोचर क्या होता है। दोस्तों, वैसे तो आप सभी बहुत ज्ञानी जन हैं। आई नो इसके बारे में आपने सुना पढ़ा होगा। नहीं तो मैं पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि ये एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में क्या बताया गया है। उसके बाद इसके एडवांस फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो भाई, द्विग्रह गोचर जैसा कि नाम से जाहिर है, दो ग्रहों के बारे में बताता है। वो दो ग्रह कौन से हैं? एक है बृहस्पति महाराज और दूसरे हैं शनिदेव। इन दोनों ग्रहों के गोचर को कि आज ये कहाँ चल रहे हैं, उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि इस अवधि में आपका घर बनेगा या शादी होगी, या एजुकेशन में आप अच्छा करेंगे, या करियर में आप अच्छा करेंगे। तो इन दो ग्रहों को देखा जाता है कुंडली में कि आजकल कहाँ चल रहे हैं, और उसके आधार पर क्या कहा जाता है वो समझिएगा। तो पहले तो यही समझते हैं कि इन दो ग्रहों को लिया क्यों जाता है, बाकी ग्रहों को क्यों नहीं लिया गया। तो एक कारण तो यह है कि ये दोनों ग्रह काफी मंदे चलते हैं, धीमे चलते हैं। तो जिंदगी के कोई भी ऐसा काम जो कि प्लानिंग के साथ होता हो, जैसे मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारत में जिस तरह के इकोनॉमिकल कंडीशन है, तो मध्यम वर्गीय परिवार या जो गरीब आदमी है, अगर उसे घर लेना हो तो घर लेने के बारे में ऐसा नहीं होता कि आज सोचा और कल ले लेगा। वो पहले सोचेगा, उसके बाद वो 10 जगह देखेगा, देखने के बाद कोई फाइनल करेगा, और इस डील को करते करते 8-9 महीने, 5-6 महीने तो आराम से हो ही जाते हैं, ज़्यादा ही होते हैं बल्कि। इसी तरह विवाह का है। विवाह के बारे में अगर आप आज सोचना चालू करते हैं तो अगले दिन तो विवाह नहीं हो सकता। आप पहले अपना पार्टनर ढूंढेंगे, मीटिंग्स होती है, रोका वगैरह वगैरह करते करते थोड़ा समय लग जाता है। सेम केस फॉर प्रोजेनी। संतान प्राप्ति के लिए सोचेंगे तो कम से कम 9 महीने तो आपको उसके लिए चाहिए चाहिए। तो ऐसी कोई भी घटना जिसके लिए जिसमें थोड़ा समय लगता हो, उसके लिए हमें ऐसे ग्रहों का गोचर देखना पड़ता है जो थोड़ा एक राशि में ठहरते हों, थोड़ा समय तक वहां रुके, तो वो कुछ प्लान को एग्जीक्यूट कराएं। अब जल्दी जल्दी मूव कर जाएंगे तो आज मन किया कल मन नहीं किया, तो ऐसे थोड़ा ना काम होगा। तो गुरु को और शनि को इसलिए देखा जाता है। इसके अलावा एक कारण और भी है। बृहस्पति, जैसा कि आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा शुभ नैसर्गिक ग्रह माना गया है। कहते हैं भाई गुरु तो क्या कर देगा, गुरु से तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। हालांकि मैं इस तथ्य को पूरी तरह से नहीं मानता हूं, पर फिर भी सब नैसर्गिक शुभ ग्रह में तो काउंट आप इसने करेंगे ही, इनकी दृष्टि फायदा देती है। न केवल इतना, काल पुरुष की कुंडली के 9वें भाव के स्वामी हैं, धनु के स्वामी हैं, जो कि दैव कृपा दिखाती है। ये दैव किसे बोला जाता है? ये भाग्य को बोला जाता है, ये हमारे पुराने जन्मों के अच्छे कर्मों को बोला जाता है। तो जब कोई चीज के लिए भगवान की ब्लेसिंग हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला साथ देगा कि नहीं, या भाग्य साथ देगा कि नहीं, तो हमें गुरु की दृष्टि का विचार करना होता है, काल पुरुष की 9वें भाव की। यहाँ एक बात मैं और बता दूं साथ साथ, इस विषय के साथ वो भी हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में 9th लॉर्ड भी किसी भाव को आजकल देख रहा है, तो उस भाव के लिए भी अच्छा फल है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। तो काल पुरुष के 9th लॉर्ड को देखिए, अच्छी बात है। इसके बाद शनि की बात की गई। शनि की क्यों? क्योंकि भैया शनि कर्म का कारक है, एफर्ट का कारक है। अगर भगवान की कृपा मिल भी रही है तो उसके बाद भी आपको एफर्ट तो करने पड़ेंगे उसको अटेन करने के लिए। बिना एफर्ट के तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सुना होगा आपने। सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप तो हिरन आने से रहा। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वो जो एफर्ट है, जो हमारी कोशिश है, उसके लिए शनि को देखा जाता है। जहां पर कोशिश और भाग्य दोनों ही मिल जाए, तो फिर तो क्या कहने, फिर तो आपका ऊपर से सपोर्ट भी था, आपने एफर्ट भी कर दिया, तो वो मौके पे चौका लग जाएगा।
इसलिए इन दोनों को विशेष रूप से देखा जाता है। एक तो दोनों धीमे ग्रह हैं, एक कालपुरुष का 9वें घर का स्वामी है, एक कालपुरुष के 10वें घर का स्वामी है, तो इनके प्रभाव को देखना चाहिए। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आदरणीय के.एन. राव सर का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि इस विषय पर जो काम हमें पढ़ने को मिलता है अधिकतर, और जो देखने को मिलता है, कहीं न कहीं जो ओरिजिन, या यूँ कहें कि एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है, उनमें उनका नाम प्रमुख है। बहुत ऐसे आर्टिकल, बहुत ऐसी चीज़ें मैंने देखी, आदरणीय स्वर्गीय श्री एम.एन. केदार जी, आदरणीय जे.एन. शर्मा सर, एस.एन. कपूर सर, या के.एन. राव सर, इन सभी की यूँ कहूँ कि एफर्ट, या वो पेपर्स में जो नाम पढ़ने को मिलते हैं आर्टिकल्स में, तो पता लगता है कि इनकी मेहनत रही है इसके पीछे। टॉपिक पर आते हैं, अब इसको लगाना कैसे है। सिग्निफिकेटर्स, सबसे पहले ये समझते हैं भाई, कोई भी चीज अगर जिंदगी में हमारे घटित होनी है तो उसके लिए कुंडली में क्या देखना है, कहाँ पे नजर दौड़ानी है, उसे हम सिग्निफिकेटर्स कहते हैं। जैसे अगर मुझे प्रॉपर्टी बनानी है तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा? मेरा ध्यान जाएगा चौथे भाव पर। तो कुंडली में एक भाव नाम की चीज होती है कि अलग अलग भावों से जिंदगी के अलग अलग सेक्टर को देखा जाता है। मैरिड लाइफ के लिए 7th हाउस देखेंगे, प्रॉपर्टी के लिए 4th देखेंगे, प्रोजेनी के लिए 5th देखेंगे, तो भाव। इसके बाद जो दूसरा सिग्निफिकेटर होता है वो होता है उसका लॉर्ड, कि कुंडली में उसका स्वामी कहाँ बैठा है, वो दूसरा सिग्निफिकेशन हुआ। तीसरा हुआ नेचुरल सिग्निफिकेटर, जैसे संतान का कारक गुरु है, भूमि का कारक मंगल है, आयु का कारक शनि है, ये नैसर्गिक कारकत्व हुए। ये मैं जानता हूँ आप सबको पता होगा पहले से भी, नहीं तो कोई नहीं, आज आपको इसको इसको रिवाइव कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और जिन्हें नहीं पता था उन्हें पता लग जाएगा। तो इन तीनों का विचार होता है, कभी भी किसी भी इवेंट को देखना हो कि कुंडली में कब होगी, इनको देखें। अब क्या करना है भाई, इनको एक जगह पेपर पे लिख लीजिए, और ये देखिए कि गुरु और शनि, क्या दोनों ग्रह इनके ऊपर से गोचर कर रहे हैं? एक भाव के ऊपर से गोचर कर रहा हो, दूसरा उसके स्वामी के ऊपर से गोचर कर जाए, एक भाव पे से गोचर कर रहा है, दूसरा सिग्निफिकेटर के ऊपर से गोचर कर जाए, तब द्विग्रह गोचर उस चीज को एक्टिवेट करता है। दोबारा बोलूंगा, गुरु और शनि दोनों जब किसी भाव, उसके स्वामी या उसके कारक, इन तीन में से एक फैक्टर पे गुरु का नाम लिखा होना चाहिए, और इन तीनों में से एक फैक्टर पे शनि का नाम लिखा होना चाहिए, तब द्विग्रह गोचर एक्टिव होता है। अभी मैं कुछ दिनों पहले सुन रहा था कि शनि गुरु मकर राशि में है, तो वो कर्क को देख रहे हैं, तो कर्क के जो भी गुणधर्म है वो बढ़ जाएंगे। तो वहां पे हमने ये नहीं देखा कि नेटल चार्ट में चंद्रमा कहाँ है और बाकी पोजीशन कहाँ है, उसको भी देखना जरूरी होता है। केवल इतना ही प्रिंसिपल नहीं है, जितना मैंने पढ़ा एटलीस्ट उसके बारे में मैं कह सकता हूँ। तो अब इसको कुंडलियों पे लगाते हैं कि इसको देखना कैसे है। थोड़ा ना क्लैरिकल वर्क करते हैं। क्लैरिकल वर्क करने का मतलब है पेपर पेन लेकर बैठिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए, शायद फिर आपको समझने में आसानी होगी। एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं। ये एक पत्रिका है मान लीजिए, और इस पत्रिका पे हमें द्विग्रह गोचर लगाना है, और ये जानना है कि इस अवधि में जो अभी समय चल रहा है, क्योंकि आजकल शनि और गुरु दोनों मकर राशि में हैं, तो किन घरों का फल इसको मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद जुपिटर। सबसे पहले क्या करिए, गुरु जहां बैठा है, जहां देख रहा है, उन भावों के नाम लिखिए, उन भावों के नाम लिखिए। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो गुरु पंचम दृष्टि से वृषभ राशि को देख रहा है, तो मैंने यहाँ पे या 10th हाउस लिख लिया है, क्योंकि 10th हाउस में वृषभ राशि है। यही जुपिटर 7th एस्पेक्ट से 12th हाउस को देख रहा है, मैंने 12th लिख लिया। और यही जुपिटर 9th एस्पेक्ट से 9वीं दृष्टि से कन्या राशि को देख रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2nd हाउस लिख लिया। लिखने के बाद ये मेरा पहला काम था। अब बृहस्पति जिन भावों के स्वामियों को देख रहा है, गुरु की दृष्टि किन ग्रहों पर आ रही है नेटल चार्ट में, उसको देखिए। कैसे? गुरु भाई आजकल मकर में है, मकर से वो 5वीं दृष्टि से वृषभ को देख रहा है। वृषभ राशि में नेटल चार्ट में कोई प्लैनेट नहीं बैठा था, खाली है ये, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इस गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पे आ रही है, द्वादश भाव भी खाली है, आगे बढ़ते हैं। फिर इस गुरु की दृष्टि 2nd में आ रही है, जहां हमारे पास 4 ग्रह हैं। अब ये 4 ग्रह कुंडली में किन भावों के स्वामी हैं उसको देखना है। लेट्स स्टार्ट विद मरकरी। मरकरी इस कुंडली में स्वामी बनता है दूसरे भाव का और 11वें घर का। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखना है कि
गुरु ने इस कुंडली में दूसरे और 11वें के स्वामी को देखा। इसके साथ साथ वहां मंगल भी बैठा है। मंगल इस कुंडली में स्वामी होता है चौथे भाव का, नवम भाव का, तो मैंने उन दोनों के नाम लिख लिया। इसके साथ वहां बृहस्पति स्वयं बैठे हैं नेटल पोजीशन में, तो उसके ऊपर जब गुरु की दृष्टि आएगी तो गुरु इस कुंडली में स्वामी है 5वें और 8वें घर का, तो वो भी लिख लिया। तो इस तरह से केतु किसी घर का स्वामी होता नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। तो हमने पहले उन भावों को देखा जिस पर गुरु की दृष्टि है, फिर उनके लॉर्ड को लिखा जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। इसी तरह से नेचुरल सिग्निफिकेटर्स यानी कि नैसर्गिक कारक जिनको देख रहा है उसको देख लीजिए। तो जैसे अभी हमने कहा कि मंगल गुरु और बुध को देख रहा है, तो बुध वाणी का कारक है, राइट। बुध बुद्धि का कारक है, गुरु बुद्धि का कारक है, तो कुल मिला के दूसरा और 5वां घर एक्टिव हो रहे हैं गुरु की वजह से। इसके अलावा मंगल भूमि का कारक है और छोटे भाई बहनों का कारक है, तो तीसरे और चौथे घर के ऊपर हमने उसके कारक को लिया। इसके बाद वो गुरु को देख रहा है। गुरु तो कुंडली में हर जगह का कारक हो रखा है कर देते हैं, लेकिन ये भी तरीका सही नहीं है वैसे तो। पर चलिए, गुरु किन भावों का स्वामी होता है? संतान भाव का स्वामी है, कारक है, धन का कारक है, बड़े भाई का कारक है। उसके आधार पर ये पति का भी कारक है अगर एक फीमेल चार्ट होता तो। ये फीमेल चार्ट नहीं है इसलिए 7th में नहीं लिख रहा हूं। तो कुल मिलाकर गुरु 2, 5 और 11 का कारक बन गया, हमने लिख लिया। अब ये प्रोसेस हमारी पूरी हुई। ये हमने केवल और केवल गुरु की करी, शनि का अभी तक नामो निशान या उसका इस्तेमाल हमने नहीं किया। अब बात करेंगे शनि की। शनि को देखते हैं। और शनि को देखते हैं और सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। कैसे? पहले ये देखिए कि आज जो शनि चल रहा है जहां पर भी, जैसे फिलहाल मकर में है, वो किन भावों को देख रहा है। तो शनि आज जिन भावों को देख रहा है, अपनी तीसरी दृष्टि से अष्टम को देख रहा है, अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें घर को देख रहा है, अपनी 10वीं दृष्टि से वो तीसरे घर को देख रहा है। ये तो वो घर है जिनके ऊपर शनि की दृष्टि है। अब बात करते हैं उन ग्रहों की। वो जिन जिन ग्रहों को देख रहा है वो किन भावों के स्वामी है। शनि की यहाँ तीसरी दृष्टि कुंडली में जहां शनि बैठा है उस घर पर आ रही है, यानी कि पाइसेस साइन पर सैटर्न, पाइसेस साइन में जो सैटर्न बैठा है उसको हमारा आज का शनि जो मकर में बैठा है वो देख रहा है। तो शनि इस कुंडली में किन भावों का स्वामी है भाई? वो छठे का स्वामी है और सप्तम का स्वामी है। एक गलती मैंने यहाँ पर ये करी वहां बताते वक्त कि जहां ग्रह बैठा भी है उसको भी लिख लीजिए। जैसे यहाँ गुरु छठे में है था, तो जहां दृष्टि लिखी है बैठने का भी लिख लीजिए कि यहाँ पर शनि छठे में है, वहां गुरु भी छठा ऐड कर लीजिएगा, वो वहां लिखना रह गया। आगे बढ़ते हैं। तो शनि की दृष्टि आ रही है कुंडली में बैठे शनि पर जो छठे और 7वें का स्वामी है, तो भैया हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे और लिख लेंगे छठे और 7वें घर के स्वामी को शनि देख रहा है। शनि यहां से 10वीं दृष्टि से सूर्य को भी देख रहा है। सूर्य कुंडली में इसमें स्वामी है लगन का, तो हमने 1 भी लिख दिया यहां पर। अब कारकों की बात करते हैं। अब शनि की दृष्टि जिन ग्रहों पर आई, यानी सूर्य और शनि पर आई, वो किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं? सूर्य कारक होता है आत्मा का, लगन का। शनि कारक होता है अष्टम भाव का, आयुष्य कारक बोलते हैं। कर्म का, दशम का स्वामी कारक मानते हैं। इवन छठे का कारक भी शनि को माना जाता है। उस आधार पर हमने यहाँ पर 1, 6, 8 और 10 लिख दिया। तो अब हमारे पास 2 पेज रेडी हो गए, एक गुरु वाला, एक शनि वाला। अब दोनों को साथ में खोल लीजिए। कैसे? ये हमने क्या किया, गुरु वाले ग्रहों को ऊपर लिखना चालू किया। जो अभी टेबल हमारी बनी उसी को लिख रहे हैं, कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। तो ये गुरु की जिस भाव पर दृष्टि थी, जिनको देख रहा था, जिन भाव के स्वामी को देख रहा था, नेचुरल कारक, शनि का भी यही टेबल हमने सेम उतार लिया। अब बहुत छोटा सा काम आपको करना है। आपने देखना है किसी एक को पहले बेस बना लीजिए। मान लीजिए मैं गुरु से चालू करता हूँ। गुरु की टेबल में अगर 10 आया है, जो कि दिख रहा है, अगर नीचे भी 10 आ रहा हो तो मान के चलिए इस समय दशम भाव के फल मिलेंगे, यानी प्रोफेशनली कुछ चेंज, कुछ बेटरमेंट दशम भाव से संबंधित कुछ ना कुछ घटित होगा। अच्छा या बुरा दशा बताएगी, पर ये दोनों ने उस घर को एक्टिव कर दिया है। एक बात। 12वां घर आया ऊपर गुरु में, तो नीचे इसमें देखिए कि कहीं गुरु 12वां घर है क्या?
तो पता लगा शनि ने 12वें घर को देखा, तो यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, तो 12वां घर भी आना चाहिए। इसके साथ यहाँ 2 लिखा है, नीचे देखिए कहीं 2 आया है क्या? नीचे 2 नहीं आया, तो यानी सेकंड हाउस के रिजल्ट इस दशा में कुछ खास नहीं मिलने, इस टाइम पीरियड में। यहाँ देखिए अब भावेश पर आइए, 2 और 11 लिखा है, क्या नीचे 2 या 11 में से कुछ है? नहीं है, तो ये दोनों घर के फल भी नहीं। 4 और 9 लिखा है, नीचे 4 है, नीचे 4 नहीं है, नीचे 9 भी नहीं है, इसके फल भी नहीं। ऊपर 5 लिखा है, नीचे 5 कहीं है, नहीं है, इसका फल भी नहीं। ऊपर 8 है, नीचे 8 है, नीचे 8 है, तो अष्टम का फल मिलेगा। तो अभी हमने क्या देखा? अष्टम, 12 और 6, क्योंकि दोनों जगह आना था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दोनों छठे में चल रहे हैं, तो छठा भी यहाँ पर आएगा, राइट। इसके बाद आ जाइए अगले पर, 2 और 5 की बात हुई, 2 को हम देख चुके, 5 को हम देख चुके, शायद 5 भी नीचे नहीं है, तो इन दोनों के फल भी नहीं मिलेंगे। 4, नीचे 4 कहीं नहीं लिखा, भूल जाइए उसे। 3, हाँ 3 भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, तो 3 भी आ गया। तो कुल मिलाकर जब हमने इतनी मेहनत करी तो हमें क्या पता लगा? भैया इस अवधि में, इस कुंडली में छठा, 8वां, 12वां, तीसरा घर एक्टिवेट है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब स्वाभाविक सा है, जो बुरे भाव हैं अगर वो एक्टिव हो रहे हैं तो ये समय मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता। जिनकी ये कुंडली है उनके परिवार में 3 व्यक्ति फिलहाल बीमार चल रहे हैं। कोरोना का समय चल रहा है तो आप जानते ही हैं, परेशानियां तो सभी के लिए है, लेकिन इनके परिवार में कोरोना की परेशानी भी रही, उसके बाद कुछ और तरह की परेशानियां, हेल्थ इशू जो कोरोना से संबंधित भी नहीं है, वो भी उनको उसके लिए परेशान होना पड़ा। तो ये अवधि अभी तक बहुत ज़्यादा शुभ इनके लिए नहीं गई है। तो द्विग्रह गोचर करते हुए दोनों की टेबल बनाई, दोनों में कॉमन पॉइंट ढूंढे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, और फिर मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा। एक और बात यहाँ पर बता देता हूँ मैं, क्योंकि अब आपको ये मेरे ख्याल से मेथड थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अगर दोनों का कॉलम एक ही हो, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि 12 यहाँ लिखा है और 12 यहाँ लिखा है, राइट, तो दोनों हाउस को ही देख रहे हैं, तो इसके प्रभाव क्षीण उसमें आते हैं। क्षीण मतलब कम मिलते हैं। होना क्या चाहिए? एक इस टेबल में हो, एक इस टेबल में हो। अगर एक इस टेबल में है तो दूसरे में यहाँ यहाँ इन दोनों जगह पे हो तो चलेगा। अगर ये वाली टेबल में गुरु का कोई नाम आ रहा है तो नीचे वही चीज यहाँ यहाँ आए तो बेहतर रहेगा। इसी में आती है तो उसका प्रभाव कम देखा जाता है, मिलता तो है लेकिन कम अवस्था में। खैर, अभी जब अगला एग्जाम्पल लेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। एक एग्जाम्पल चार्ट और लेते हैं। ये कुंडली है और इसमें हमें देखना है कि द्विग्रह गोचर क्या असर करेगा। लेट्स स्टार्ट। पहले वही गुरु से आरंभ करते हैं। अच्छा, उल्टा यहाँ पर शनि का पहले किया है, तो शनि से चालू कर देते हैं। शनि की किन भावों पर दृष्टि है? शनि तीसरी दृष्टि से सप्तम को देख रहा है, अपनी सप्तम दृष्टि से 11वें घर को देख रहा है, और 10वीं दृष्टि से सेकंड हाउस को देख रहा है। तो उनको हमने लिख लिया। क्या वहाँ कोई ग्रह है? हाँ, वहाँ पर ग्रह है। तो वो ग्रह किन भावों के स्वामी है उनको लिख लीजिए। अब भाई यहाँ पर शनि नेटल वीनस को देख रहा है। वीनस इस कुंडली में लॉर्ड है 9th हाउस का, सेकंड हाउस का, वो लिख लिया। बुध को देख रहा है। बुध इस कुंडली में लग्नेश दशमेश है। शनि शनि को देख रहा है जो इस कुंडली में पंचम और छठे घर का स्वामी है। इसके साथ साथ गुरु पर भी उसकी दृष्टि है शनि की। शनि गुरु इस कुंडली में चौथे और 7वें का स्वामी है, वो भी लिख लिया, राइट। इसके बाद अगला क्या करना है? अब देखना है कि ये जो ग्रह जिनके हमने नाम बोल रहे हैं, शुक्र, बुध, शनि और गुरु, ये कुंडली में किन किन चीज़ों के किन के कारक हैं। तो शुक्र और गुरु धन के कारक माने जाते हैं। बुध और गुरु बुद्धि के कारक माने जाते हैं। शनि आयुष्य कारक माना जाता है। छठे का भी कारक माना जाता है। उस आधार पर हमने यहाँ पे वो हाउसेस लिखे, राइट। तो हमने इन भावों को लिख लिया। यहाँ पर भी हमें पंचम हाउस भी लिखना था, क्यों? पंचम में शनि बैठा है। अब आ जाते हैं अगले पर। अब गुरु की बात करते हैं। जब हम गुरु को देखते हैं तो यही सेम दोबारा फॉलो करते हैं। गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ आएगी? गुरु नवम भाव को देखेगा। गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा।
गुरु अपनी नवी दृष्टि से लगन को देखेगा। तो ये हाउसेस हमने लिख लिए। क्या यहाँ कोई ग्रह है? तो यहाँ पे दो ग्रह हैं जिनको गुरु देख रहा है, एक चंद्रमा जिसको वो अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहा है, एक शनि जिसको वो 11वीं अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है। तो चंद्रमा क्योंकि इस कुंडली में 11वें घर का स्वामी है तो हमने 11 लिखा है यहाँ पर। एंड सैटर्न यहाँ पर 5th एंड 6th लॉर्ड है, इसलिए हमने उसका नाम लिखा। अब कारक की बात करते हैं तो चंद्रमा कारक होता है माँ का, चौथे भाव का। शनि कारक होता है जो अभी हमने कहा दशम भाव का है, अष्टम भाव का है, इन भावों का स्वामी माना गया है, छठे का है कारक, वो हमने लिख लिया। राइट, तो इसके आधार पर ये टेबल तैयार हो गई। यहाँ पर भी हमें 5 लिखना था क्योंकि गुरु पंचम भाव में। इसके बाद दोनों को दोबारा साथ में खोला, ये हमारे सामने दोनों की टेबल आ गई। किसी को भी ले सकते हैं, पहले गुरु से चालू करते हैं। गुरु यहाँ पर 9 दिखा रहा है, तो क्या यहाँ पे नीचे कहीं 9 है? फॉर्चुनेटली नीचे 9 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9वें घर के फल मिलेंगे। इसके बाद 11वां ऊपर यहाँ आया, क्या 11वां नीचे आया? 11वां आया बट उसी टेबल में नीचे आया है, तो ज़्यादा खैर इसके कुछ खास फल नहीं मिलते हैं, पर चलिए कोई बात नहीं। इस चीज़ को हमने यहाँ पर अभी लिख लिया, 11वां घर आ रहा है। इसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट हाउस पर। फर्स्ट यहाँ है, क्या नीचे कहीं फर्स्ट है? तो भाई यहाँ पर फर्स्ट भी है, तो लगन के फल भी मिलते दिख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11वें के स्वामी को गुरु देख रहा था, चंद्रमा को, नीचे भी 11 आ गया। अब देखो यहाँ दो अलग अलग टेबल में हो गया, तो जो 11वां जो मैं पहले थोड़ी देर पहले कम बोल रहा था, अब मैं इसको ज़्यादा बोलूँगा कि ये अच्छा परिणाम देगा। इसी तरह से आपने देखा होगा यहाँ और यहाँ 5 भी आया था, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो अगर 5वां घर यहाँ आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो पंचम के परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। इससे पहली कुंडली में हम जब देख रहे थे तो हमें 6, 8, 12 भाव दिख रहे थे। यहाँ जब हम देख रहे हैं तो 1, 5, 9 देख रहे हैं। अब एक बात और समझिएगा, ये हर एक की कुंडली पर सेम तरह से अप्लाई नहीं होगा। मतलब जैसे जब वीडियोस बनती है कि ये कुंभ लगन है, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना आ गया हूँ, कुंभ लगन है, इसका ये भाव एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप इस मेथड को लगाते हैं तो आपको अपनी कुंडली के बारे में पता लगता है। कुंभ वाले और भी बहुत होंगे, कन्या वाले और भी बहुत होंगे, लेकिन जो कुंडली हमने अभी लगाई थी कन्या लगन की, उसके लिए 1, 5, 9 एक्टिव हो रहे हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। छठा घर यहाँ पर आया, क्या नीचे भी छठा आया? तो छठा हाँ नीचे भी है, लेकिन वही सेम टेबल में होने की वजह से पैसिव फॉर्म में है। चौथा यहाँ आया, चौथा नीचे आया, जी बिल्कुल आया। दशम ऊपर आया, नीचे दशम आया, दशम भी आया। ऊपर छठा आया, नीचे छठा आया, बिल्कुल। तो यहाँ पे 10वां घर भी आ गया, चौथा घर भी आ गया और छठा घर भी आ गया। भाई जिन हाउसेस को मैंने अभी आपके सामने अंकित किया है, ऊपर के सारे कवर हो गए, एक के भी सारे कवर हो जाएंगे तो नीचे के अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि गुरु से आरंभ कर रहे हैं या शनि से, किसी से भी आप आरंभ कर लें, बस एक के सारे चेकलिस्ट में आप चेक कर लीजिए। तो भाई यहाँ के इस जातक के लिए जो ये कुंडली मैंने अभी आपको दिखाई, वहां पे के त्रिकोण एक्टिव है 159, कर्म भाव केंद्र एक्टिव है 1, 10 और 4, सप्तम को छोड़ दिया जाए तो सारे ही हो गए। लाभ भाव एक्टिव है। भाई यहाँ पर हमें कहना होगा कि आपके लिए जो अवधि आई है द्विग्रह गोचर वाली, वो जबरदस्त आई है, बड़ा फायदा होगा। क्लियर है? दोनों की टेबल बनानी है, दोनों को साथ में लिखना है, दोनों में कॉमन निकालने हैं। सेम टेबल में आए तो वीक है, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। एक भाव को देखे दूसरा भावेश को देखे, एक भावेश को देख रहा दूसरा कारक को देख ले या भाव को देख ले, ऐसे देखेंगे तो रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर मैं अभी दे देता हूँ, हो सकता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, क्योंकि हमारे दर्शक काफी समझदार हैं। किसको भाव चलित पे लगाएं या जन्म कुंडली पे लगाएं? तो मैंने व्यक्तिगत रूप से क्या पाया है, आगे भगवान ने चाहा तो ऐसे एग्जाम्पल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जहां पर आपको भाव चलित से ही परिणाम अच्छे मिलते हैं इसको लगाते वक्त। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर दोबारा ध्यान दें तो मैंने हर जगह ये लिखा है कि हाउसेज आस्पेक्टेड बाय ट्रांजिट जुपिटर, भावा लॉर्ड आस्पेक्टेड बाय, तो जहां भाव आ गया, भावा लॉर्ड आ गए, तो वहां भाव चलित का ही प्रयोग करना है। खैर, अब आपके लिए एक प्रश्न ये है जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको देखिए चार्ट को ध्यान से, और उसके बाद आप हमें बताइए कि इस कुंडली में कौन से भाव फिलहाल एक्टिव हो गए हैं जब मकर में गुरु शनि गोचर कर रहे हैं। आप उत्तर कैसे दे सकते हैं? यहाँ पे तो कमेंट सेक्शन में छोटा सा आंसर आप भेज सकते हैं हमें।
इसके अलावा अगर आपने हमें प्रॉपर अगर आप काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा आप दिखाएँ हमें कि आपने कैसे वो टेबल बनाई, कैसे मेहनत करी। अगर वो करते हैं तो वो आप हमें भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर। आप हमें टैग कर सकते हैं, एस्ट्रो नितिन को टैग कर सकते हैं, एस्ट्रोलाइज सूत्रा को टैग कर सकते हैं, जिससे हमें पता लगे कि आपने आंसर दिया है। तो वो आप करें, उससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा। एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें भी पता लगेगा कि हमारी मेहनत कितनी सफल हुई। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम लाइव आते हैं तब आप लोग कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आई। तो भाई कहीं न कहीं बेल आइकन का ही इश्यू रहेगा, बाकी तो मुझे लगता नहीं कि यूट्यूब की पॉलिसी में कुछ और रीज़न की वजह से हमारे वीडियो को ना दिखाया जाए। और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। जब एक ही ग्रह एक अच्छे भाव और एक बुरे भाव का स्वामी बन जाए तो उसका फलित कैसे किया जाए, इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।